जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉजिकल स्टडीज़ में और मैं हूं अंकित। दोस्तों, आज हम फिर से बात करेंगे तालिबान की और तालिबान के बारे में उन खबरों की जो कि बिल्कुल वेरीफाइड हैं, जिनकी पुष्टि हो चुकी है। हम किसी भी ऐसी खबर के बारे में बात नहीं करेंगे जो सिर्फ उड़ी उड़ी हो, क्योंकि हम तैयारी करने वाले हैं कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स की। हम बात करेंगे फैक्ट्स पे। तो पहली बात तो हम बात करते हैं इस्लामिक अमीरात के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे, यार अंकित तुम ये क्या बता रहे हो, इस्लामिक अमीरात। तो दोस्तों, तालिबान ने अफ़गानिस्तान का नाम बदल के इस्लामिक अमीरात इसका नाम रख दिया है और वहाँ पे उसने अब अपने पुराने वाले तेवर दिखाने धीरे धीरे फिर से स्टार्ट कर दिया है। कहते हैं ना कि हथियार छोड़ा है लेकिन चलाना नहीं भूले। वही हाल है तालिबान का। तालिबान ने कह तो दिया कि हम महिलाओं को समान अधिकार देंगे, लेकिन वो उनकी फितरत में कहाँ है कि वो महिलाओं को समान अधिकार दे सकें। इसी वजह से उन्होंने वहाँ के एक महिला गवर्नर सलीमा को पकड़ा और फिर पकड़ के उस महिला गवर्नर की पत्थर मार मार के हत्या कर दी। और तालिबान के प्रवक्ता का इंटरव्यू लेने वाली एक महिला एंकर खदीजा अमीन को उन्होंने हटा दिया। वहाँ का जो सरकारी न्यूज़ चैनल है, वहाँ की जो महिला एंकर्स हैं, जो महिला रिपोर्टर्स हैं और महिला पत्रकार हैं, उनको स्टूडियो में आने से रोक लगा दी। आखिर उन्होंने महिला एंकर को इंटरव्यू देकर क्या सिद्ध करना चाहा, वो लोग कहना क्या चाह रहे थे, अभी तक यही हमारी समझ में नहीं आया है। और अफ़गानिस्तान से जो भी लोग आए, उन्होंने जो अपनी आप बीती बताई है, वो वास्तव में दिल दहला देने वाली घटना है। वहाँ पे आप कह सकते हैं एक सामाजिक कार्यकर्ता या फिर महिला राजनेता या फिर महिला पत्रकार, तीनों ही एक ही महिला है। उसने कहा है कि हम अपने घरों से निकल नहीं पा रहे हैं, अगर मैं अपने घर के बाहर निकली तो तालिबानी मेरा रेप करके मेरी हत्या कर देंगे। अगर आपको हमारी ये न्यूज़ वेरीफाइड नहीं लग रही तो आप वीडियो देखते रहिए, आपको इसी वीडियो में न्यूज़पेपर की कटिंग मिल जाएगी जिसमें आप देख सकते हैं। तालिबान एक घर पे गया, वहाँ पे वो पिछले 4 दिनों से खाना एक घर से लेके आ रहा था। वहाँ पे एक बूढ़ी औरत और उसकी पोती रह रहे थे। 3 दिन तक उन्होंने रोज़ उनको खाना बना के दिया। चौथे दिन वो गए, दरवाज़ा खोला उन लोगों ने और मना कर दिया कि नहीं, हमारे घर पे इतना राशन नहीं है कि हम इतना अफोर्ड कर सकें। बस तालिबानियों ने गोली मार के दोनों की हत्या कर दी। इस तरीके के आतंकवाद करने वालों को हम कैसे आतंकवादियों की श्रेणी में ना रखें। अब आते हैं हम कि भारत इसको लेके बहुत अधिक चिंतित क्यों है। पहली बात तो भारत के दिल्ली विश्वविद्यालय में, जहाँ का मैं खुद भी छात्र हूँ, वहाँ पे सैकड़ों अफ़गानी छात्र भी पढ़ते हैं। अफ़गानी छात्रों ने डीयू के कार्यवाहक कुलपति सहित डीयू के अन्य अधिकारियों से अफ़गानिस्तान के छात्रों से मुलाकात की और कुलपति ने कहा है कि कुछ छात्रों को वीज़ा, कुछ को वित्तीय दिक्कत, फीस आदि की समस्या थी। हम देखेंगे कि हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। और कई अफ़गानी छात्रों ने कहा है कि उन्होंने कहा हमारा परिवार भी भारत आने वाला था, उनका वीज़ा बन गया था, लेकिन इसी बीच यह अस्थिरता आ गई, इसलिए मुझे उनकी काफ़ी चिंता है। ऐसे कई और लोग हैं जो वहाँ से आना चाहते हैं लेकिन आ नहीं पा रहे हैं। अभी हम आगे भी बात करेंगे कि भारत ने किन किन को शरण देने के लिए कह रखा है और कौन कौन आस्तीन के सांप हैं जो कि अफ़गानिस्तान के बनते तो सगे हैं लेकिन उनको शरण देने से मना कर रहे हैं। चलते वीडियो को आगे जारी रखते हैं। अब एक पाकिस्तान के एक राजनेता ने कहा है कि अगर तालिबान नहीं सुधरा तो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिकाएगा, और तो हम चाहते ही हैं कि वो ना टिके। और काबुल से अधिकतर लोगों को निकाल लिया गया। भारत की चिंता का जो सबसे बड़ा कारण है वो है हक्कानी नेटवर्क का काबुल पर नियंत्रण। बिल्कुल सही सुना आपने।
ये हक्कानी नेटवर्क क्या है और इसका काबुल के किन किन हिस्सों पे नियंत्रण है, इस चीज़ों के बारे में हम ध्यान से पढ़ेंगे। अब तालिबान आतंकवादियों के हक्कानी नेटवर्क प्रमुख ने अपने तालिबान के उपनेता सिराजुद्दीन हक्कानी के भाई अनस हक्कानी के नेतृत्व में राजधानी काबुल पर नियंत्रण कर लिया है। वहीं मुल्ला उमर के बेटे और तालिबान सैन्य आयोग के प्रमुख मुल्ला याकूब के नेतृत्व वाला धड़ा पश्तूनों के पारंपरिक केंद्र कंधार पर सत्ता जमाने जा रहा है। ज्ञातव्य है कि कंधार में ही मुल्ला याकूब के पिता मुल्ला उमर को 4 अप्रैल 1996 को अमीर अल मोमिन घोषित किया गया था। तालिबान के धार्मिक प्रमुख मुल्ला हैबतुल्ला अकुनजादा अभी भी तालिबान के कराची में बैठा है। इसी बीच तालिबान के इस्लामिक कैडरों ने गुरुवार को कंधार और हेरात स्थित बंद भारतीय वाणिज्य दूतावासों का दौरा किया। वहां के अलमारियों में रखे कागजों की तलाशी ली और दोनों दूतावासों की पार्किंग में लगे वाहनों को लेकर चले गए। तालिबान एनडीएस खुफिया एजेंसी के लिए काम करने वाले अफगानों की पहचान के लिए काबुल में घर घर तलाशी ले रहे हैं। और हक्कानी नेटवर्क एक ऐसा आतंकवादी संगठन है जिसके ISIS, अलकायदा, लश्कर-ए-तैयबा और इंडियन मुजाहिदीन के साथ काफ़ी गहरे संबंध हैं। और ये वो सारे संगठन हैं जो भारत में आतंकवाद फैलाते रहते हैं। तो अब अगर तालिबान कश्मीर की सत्ता के शिखर पर काबिज हो जाता है तो भारत को भी बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। आइए अब हम तालिबान के कुछ आतंकी और कारनामों के बारे में जानते हैं। और तालिबान के आतंकवाद से मजबूर होकर एक माँ जो कि एयरपोर्ट से जा रही थी, उसने एयरपोर्ट के अंदर जब उसको सैनिकों ने जाने से मना किया तो उसने अपने बच्चे को कटीले तारों के उस पार फेंका। बेचारी फिर दीवार फांद के गई उस पार, लेकिन ऐसी परिस्थिति में उसके बच्चे की जान की आफत आ गई और बच्ची का बचना भी मुश्किल हो गया। और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से वायुसेना के C-17 विमान में एक लड़की जो कि थक हार के परेशान होकर सो गई थी और फिर अमेरिका के ही एक पायलट ने उसको अपना जैकेट दिया, तब वो बेचारी ओढ़ के सो पाई। इसी प्रकार से एक और तस्वीर वायरल हो रही है कि जो एक बच्ची है दीवार पे चढ़ने की कोशिश कर रही है, वो उस दीवार पे चढ़ने का प्रयास करती बच्ची को अमेरिका का एक सैनिक वहाँ पे है, वो सीढ़ी पे चढ़ के बच्ची को ऊपर खींच रहा है। कैसी दर्दनाक तस्वीर है। और काबुल से एक और खबर आ रही, काबुल में जितनी भी महिलाओं की तस्वीरें लगी हुई हैं उनको ढका जा रहा है। राजधानी काबुल में स्टोर फ्रंट पर महिलाओं की तस्वीरों को ढक दिया गया है या तोड़फोड़ की गई है। यह तालिबान के कब्जे के दिनों में काबुल में तेज़ी से बदलते चेहरे का संकेत है। तालिबान शासन में महिलाओं के साथ किए गए व्यवहार की पुनरावृत्ति के डर से अफगानों में चिंता बढ़ गई है। 2001 में तालिबान प्रशासन को बेदखल करने वाले अमेरिका के नेतृत्व में तालिबान के आसपास सैकड़ों ब्यूटी पार्लर का प्रसार हुआ है, लेकिन जैसे ही तालिबानी लड़ाके राजधानी में प्रवेश हुए, इनमें से कई पार्लरों ने मुस्कुराती महिलाओं के चेहरे दिखाने वाले विज्ञापनों को ढकने के साथ अपने बाहरी दीवारों को सफ़ेद करना शुरू कर दिया गया है। अब तालिबान में वहाँ के लड़ाकों के हाथ बहुत तगड़ा उस खजाने में अफ़गानिस्तान में लिथियम और रेयर अर्थ मटेरियल का बड़ा भंडार है। इसके सही मूल्य का अभी निर्धारण नहीं हो सकता। लिथियम के विशाल भंडार के कारण ही अमेरिका ने अफ़गानिस्तान को लिथियम का सऊदी अरब करार दिया है। इसका मतलब है कि जिस तरह सऊदी अरब तेल से मालामाल है, उसी तरह अफ़गानिस्तान लिथियम में धनी है। फिलहाल चीन में दुनिया का सर्वाधिक 35% लिथियम पाया जाता है, लेकिन इसे अफ़गानिस्तान टक्कर दे सकता है। संसाधन संपन्न होने के बाद भी अफ़गानिस्तान की बड़ी आबादी जो कि 90% के आसपास हम कह सकते हैं, वो गरीब है, गरीबी रेखा से नीचे है। अफ़गानिस्तान सरकार ने 2020 में कहा था कि उसके देश में प्रतिदिन $2 अमेरिकी लगभग 149 रुपये
सबसे कम कमाने वाले लोग गरीबी रेखा से नीचे आते हैं। लिथियम एक ऐसा धातु है जो कि जलवायु संकट से बचाने में मददगार साबित होता है। इसका इस्तेमाल ग्रीन ऊर्जा के उत्पादन में होता है। मोबाइल बैटरी और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के निर्माण में भी मांग बढ़ती जा रही है। इसके इस्तेमाल से कार्बन उत्सर्जन में भारी कमी आई का दाम दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के मुताबिक 20 साल की लिथियम के दाम 40 गुना बढ़ गए, यानी कि 20 ईयर्स में लगभग 40 गुना दाम बढ़ गए हैं। अब हम बात करें अफ़गानिस्तान के कब्जे के साथ ही तालिबान का करीब $3 ट्रिलियन मूल्य की खनिज संपदा पर अधिकार हो गया है। इसमें सोना, गैस, लोहा, तेल और अन्य खनिज संसाधनों के भंडार शामिल हैं। संयुक्त राज्य भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग ने वर्ष 2010 में अफ़गानिस्तान की धरती में मौजूद खनिज पदार्थों की कीमत 1000 अरब डॉलर बताई थी। बताया जा रहा है कि यह कीमत बढ़कर अब करीब 3000 अमेरिकी डॉलर हो गई है। देश के पूर्व खनन मंत्री भी ताज़ा कीमत की पुष्टि कर चुके हैं। इसके अलावा गैस, तेल, जिप्सम, संगमरमर और रेयर अर्थ मटेरियल्स समेत अन्य भंडार से जुड़े प्रमुख तथ्य ये हैं कि जो मैंने आपको बता दिया है। और जो कि यहाँ अफ़गानिस्तान की पूर्व महिला फुटबॉल टीम की कप्तान उन्होंने कहा है कि आप लोग अपनी अपनी किट को आग लगा दें, अपनी सोशल मीडिया से या कहीं हर जगह से फ़ोटो डिलीट कर दें। अफ़गानिस्तान के क्रिकेटर जो कि नंबर 1 गेंदबाज हैं, स्पिनर हैं, राशिद खान ने कहा है कि हमें बीच मंझधार में ना छोड़े। उन्होंने 15 अगस्त के दिन भारत के स्वतंत्रता दिवस पर भारत की स्वतंत्रता की शुभकामनाएं दी और कहा कि देश को बीच मंझधार में ना छोड़ें, हम अपने देश को महत्व देने के लिए कुछ समय निकालें, बलिदानों को कभी ना भूलें। ये जो महिला क्रिकेट टीम फुटबॉल टीम की कप्तान है पोपेल 1996 में तालिबान छोड़ के चली गई थी। पाकिस्तान में एक शरणार्थी शिविर में वक्त बिताया। 2 दशक पहले फिर अफ़गानिस्तान लौटी। यहाँ लौटकर उन्होंने महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए फुटबॉल खेलने वाले दूसरी युवा महिलाओं के साथ शुरुआत की थी। अफ़गानिस्तान की फुटबॉल टीम का एक युवा सितारा जिसने अभी खेलना स्टार्ट किया था, अंडर 17 में खेल रहा था, बहुत अच्छा फुटबॉलर था, बेचारा काबुल एयरपोर्ट पे अमेरिकी विमान से गिरकर मर गया। एक प्रतिभा जो दुनिया के सामने आने से पहले ही चल बसी, आखिर उसका जिम्मेदार कौन? आखिर कौन होगा उसका जिम्मेदार? ये चीज़ें हैं जो कि हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देती हैं। और काबुल का पतन मुझे लगता है कि अब होने वाला है। यूरोपीय यूनियन EU के विदेश नीति प्रमुख गुरुवार को अफ़गानिस्तान के पतन और तालिबान के उभार को एक बड़ी विपत्ति तथा दुःस्वप्न करार दिया। उन्होंने कहा कि इससे खुफिया एजेंसियों की विफलता और अटलांटिक पार के सहयोग की खामियां उजागर हो गई। EU के विदेश मामलों के प्रमुख जोसेफ बोरेल ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की आलोचना करते हुए कहा कि उन्होंने अफ़गानिस्तान में राष्ट्र निर्माण को महत्व ही नहीं दिया और को लेकर अमेरिका की जो राय है वहाँ के लोगों के बिल्कुल जुदा है। बाइडेन ने अफ़गानिस्तान में महिलाओं और लड़कियों के साथ व्यवहार के बारे में जताई जा रही चिंता को भी तवज्जो नहीं दिया। दलील दी कि सैन्य बल के माध्यम से दुनिया भर में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने की कोशिश तर्कसंगत नहीं है। इसके बदले मानवाधिकार का हनन करने वालों पर व्यवहार बदलने के लिए राजनयिक और अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाना चाहिए। क्या बेवकूफ़ों वाली बात कर रहा है बाइडेन। अमेरिका के अफ़गानिस्तान संग जितने भी हथियार संबंधी सौदे थे उसने रद्द करके थोड़ा अच्छा कदम उठाया है और अपनी बुराइयों को छिपाने का एक प्रयास किया है। तालिबान ने अमेरिका द्वारा सैन्य बलों को दिए गए हथियारों पर भी कब्जा जमा लिया है। इनमें से सैन्य हेलीकॉप्टर से लेकर बख्तरबंद गाड़ियाँ शामिल है। रूसी हेलीकॉप्टर उड़ाने वाले पायलट अब तालिबान में शामिल हो चुके हैं। शस्त्र भंडार में लाखों गोलियां और अज्ञात संख्या में हथियार शामिल हैं। सेना अपने पीछे हजारों ग्रेनेड, रॉकेट और विस्फोटक सामग्री छोड़ गई है। हवाई स्काइलन ईगल ड्रोन भी तालिबान के पास ही है।
7,000 मशीन गन हाल के वर्षों में अमेरिका ने अफगानिस्तान सुरक्षा बलों को दिए थे। 4,700 हाई मोबिलिटी मल्टीपर्पज व्हील्ड व्हीकल भी सौंपे थे। सैन्य वाहनों पर भी तालिबान ने नियंत्रण कर लिया है। सैन्य गाड़ियों में तालिबान के पास सैकड़ों हाई मोबिलिटी मल्टीपर्पज व्हील्ड व्हीकल, जिनको हम हमवीज हैं, इनमें से कईयों को हवाई हमलों को नाकाम करने के लिए ख़ास तौर पर मॉडिफाई किया गया है। कब्जा करने के लिए तालिबान ने इन गाड़ियों का इस्तेमाल किया है। और तालिबान ने अमेरिकी सेना के बायोमेट्रिक डिवाइस को भी जब्त कर लिया है। साथ ही यूएस आर्मी व स्थानीय अफगान बलों के डाटा को भी अपने हाथों में ले लिया है, जिन्होंने जंग के दौरान अहम भूमिका निभाई थी। सिर्फ और सिर्फ उसने हथियार अब जो आगे देने वाला था वही ना देने का फैसला लिया है। आगे हम बात करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण तालिबान का पंजशीर एरिया। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बीच उसकी हुकूमत के खिलाफ खेमेबंदी भी तेज हो गई है। संगठन से निपटने की रणनीति तैयार करने के लिए तालिबान विरोधी ताकतें बेहद खतरनाक पंजशीर घाटी में इकट्ठा हुई हैं। इनमें पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह और अफगान सरकार के वफादार सिपाही सलाहकार जनरल अब्दुल रशीद दोस्तम व अता मोहम्मद नूर के अलावा नॉर्दर्न अलायंस से जुड़े अहमद मसूद की फौजें शामिल हैं। अहमद मसूद पंजशीर के शेर के नाम से मशहूर पूर्व अफगान नेता अहमद शाह मसूद के बेटे हैं। तालिबान के खिलाफ बगावत का बिगुल बजाने वाली फौजों ने परवान प्रांत के चारिकार इलाके पर दोबारा नियंत्रण हासिल कर लिया है। चारिकार काबुल को मजार ए शरीफ से जोड़ता है, लिहाजा उस पर जीत को विद्रोहियों की बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। खबरों के अनुसार चारिकार पर कब्जे के लिए सालेह के सैनिकों ने पंजशीर की तरफ से हमला किया था। यह अफगानिस्तान का अकेला ऐसा प्रांत है जहां पर तालिबान का कब्जा नहीं हो सका। पंजशीर एक ऐसा एरिया है जहां पर तालिबान का कभी भी नियंत्रण नहीं रह सका। जब आज के 20 साल पहले तालिबान का शासन था अफ़गानिस्तान पर, तब भी वो वहाँ पे नियंत्रण नहीं कर सका था। अब जो दो दशक बाद नॉर्दर्न अलायंस है वो फिर से खड़ा हुआ है। नॉर्दर्न अलायंस को 1990 के दशक में अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए जाना जाता है। इस अलायंस में सिर्फ तजाक और तालिबान विरोधी मुजाहिदीन ही जुड़े थे, पर बाद में अन्य कबीलों जो थे वो भी इसमें शामिल हो गए। पूर्व रक्षा मंत्री अहमद शाह मसूद ने नॉर्दर्न अलायंस का नेतृत्व किया था। अब उनके बेटे अहमद मसूद ने मोर्चा संभाल लिया है। सालेह ने आवाम के मन में वापसी की उम्मीद फिर से जगाई है। तालिबान से मुकाबले की रणनीति अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह के नेतृत्व में बन रही है। सालेह ने अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी के मुल्क छोड़कर भागने के बाद खुद कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित कर दिया है। उन्होंने आखिरी दम तक तालिबान से लड़ने की प्रतिबद्धता जताई है, साथ ही भरोसा दिलाया है कि मुल्क को कभी तालिबान के हवाले नहीं होने देंगे। अब हम समझते हैं पंजशीर घाटी का अर्थ क्या है। पंजशीर घाटी का अर्थ है 5 शेरों की घाटी। मान्यता है कि 10वीं शताब्दी में 5 भाइयों ने गजनी के सुल्तान महमूद के लिए एक बांध बनाया था जिससे बाढ़ के पानी को नियंत्रित किया जा सके। उसमें उसको कामयाबी भी मिली थी, जिसके बाद यह इलाका पंजशीर घाटी के नाम से जाना जाने लगा। पंजशीर के शेर अहमद मसूद हैं और ये सालेह की जन्मभूमि भी है। पंजशीर नेशनल रेजिडेंट फ्रंट का गढ़ कहलाती है। अमरुल्लाह सालेह व अहमद मसूद प्रमुख नेता हैं। सालेह का जन्म पंजशीर घाटी में ही हुआ था। उन्हें सैन्य प्रशिक्षण भी यहीं पर मिला। वहीं अहमद मसूद पूर्व अफगान नेता मसूद अहमद शाह मसूद के बेटे हैं, जिन्हें पंजशीर के शेर के नाम से जाना जाता है और यह प्रतिरोध का गढ़ भी है। पंजशीर 1980 के दशक में सोवियत संघ जो 1990 के दशक में तालिबान के खिलाफ प्रतिरोध का गढ़ रही है। भौगोलिक स्थिति को देखते हुए अमेरिका नीत फौजें भी कार्रवाई की हिम्मत नहीं जुटा सकी। पंजशीर तालिबान अफगानिस्तान के 34 प्रांतों में से एक है। यह राजधानी काबुल के उत्तर में है। हिंदुकुश क्षेत्र में स्थित यह बेहद दुर्गम घाटी है जो ऊंची पहाड़ियों से घिरी है। आवाम इसे भूल भुलैया के नाम से जानती है। अब बात करते हैं अफगानिस्तान नागरिकों को शरण देने के मामले में जो दुनिया है वो पूरी 2 खेमों में बट गई है। अब पहले हम बात करेंगे कौन कौन से देश शरण देंगे। भारत जो है वो
साफ उसने कह दिया है कि हम हिंदू, सिख व अन्य अफगानियों को शरण देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगले कुछ दिनों के भीतर अफगान भाइयों बहनों को जो सहायता के लिए भारत की ओर देख रहे हैं उनको हर संभव सहायता प्रदान करनी चाहिए। हमने नागरिकों को ही नहीं बल्कि उन सिख और हिंदू अल्पसंख्यकों को भी शरण देनी चाहिए जो भारत आना चाहते हैं। ब्रिटेन ने कहा है 20,000 लोगों को हम शरण देंगे। इनमें से महिलाओं, लड़कियों, धार्मिक तथा अल्पसंख्यकों को वरीयता दी जाएगी। पहले साल 5,000 को ही मौका मिलेगा। अमेरिका कह रहा है वो 30,000 लोगों को बसाने में मदद करेगा। वो शरणार्थियों को विस्कॉन्सिन, फोर्ट मैककाय और टेक्सास फोर्ट ब्लिंस जैसे सैन्य ठिकानों पर बसाने का फैसला कर रहा है। स्पेशल इमिग्रेंट वीज़ा के तहत योग्य 30,000 अफगानियों को जल्द ही बसाया जाएगा। कनाडा ने कहा है कि वो 20,000 को मौका देगा, जिसमें महिला राजनेता, मानवाधिकार कार्यकर्ता, पत्रकार, LGBTQ को तवज्जो दी जाएगी। कुछ ऐसे भी देश हैं जो कि अपने आप को पूरी दुनिया में पाकिस्तान का सबसे बड़ा रिप्रेजेंटेटिव मानते हैं, जिनमें से जो सबसे पहला देश है वो है तुर्की। तुर्की ने शरणार्थियों के प्रवेश पर बिल्कुल रोक लगा दी है। तुर्की ने अफगान शरणार्थी इस समय राजनीतिक मुद्दा बने हुए। विपक्षी दलों ने तुर्की की सरकार से शरणार्थियों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने को कहा है। इसी के तहत सरकार सीमा पर दीवार बनाकर शरणार्थियों को रोकने का प्रयास कर रही है और ईरान जो है वो अस्थायी टेंट बना रहा है। ईरान अफगानिस्तान के लगती सीमा से जुड़े 3 प्रांतों में शरणार्थियों के लिए अस्थायी टेंट बना रहा है। हालांकि स्थितियां सुधरने पर इन लोगों को दोबारा वापस भेज दिया जाएगा। ईरान 900 किलोमीटर की सीमा साझा करता है और पहले से ही लगभग 35 लाख अफगानी यहाँ पर रह रहे हैं। अब बात करते हैं पाकिस्तान की, जो कि अफगानिस्तान में हो रहे इस खून खराबे का सबसे बड़ा कारण है। जून में ही प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा था कि अफगानिस्तान पर तालिबान के नियंत्रण की स्थिति में सीमा को सील कर दिया जाएगा। यहाँ पहले से ही 30 लाख से ज़्यादा अफगान प्रवासी निवास कर रहे हैं, लेकिन जब इतना ही डर था तो क्यों ये सब किया भाई? क्यों अफगानिस्तान को तुमने अस्थिर कर दिया? ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड जो है जैसे देश, उन्होंने कहा कि वो शरणार्थियों को स्वीकार नहीं करेंगे। किसी भी परिस्थिति में वो शरणार्थियों को अपने देश में आने नहीं देंगे, क्योंकि उनके साथ में तालिबानी भी आ सकते हैं जो कि उनके देश को अस्थिर कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे यूट्यूब चैनल लॉजिकल स्टडीज से जुड़े रहें। जय हिंद।